हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस जो टॉपिक है ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 के अंदर में कुछ प्रोविजंस डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस से रिलेटेड दिए गए, राइट। सो नोटिस का क्या मतलब है, या डॉक्ट्राइन एक ऐसा वर्ड है जो लीगल टर्म है, इसका क्या मीनिंग है। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है कोई रूल या फिर कोई प्रिंसिपल। डॉक्ट्राइन मींस रूल या फिर प्रिंसिपल या कोई थियरी। डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, नोटिस का मतलब क्या है। नोटिस का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है नॉलेज। नोटिस का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है नॉलेज, इंटिमेशन या फिर इंटेलिजेंस या वार्निंग। ये नोटिस का मीनिंग होता है। अब नोटिस का जो मीनिंग है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस के। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा जो टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस इसके अंदर में हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से जो लिया गया है और सेक्शन 3 के अंदर में इसके जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं। मीनिंग है डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस का इंटिमेशन, इंटेलिजेंस या फिर वार्निंग या नॉलेज ऑफ फैक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। अब यहां बात की जाए लीगल नोटिस की, तो लीगली नोटिस मींस, लीगल नोटिस की अगर हम बात करें लॉ में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लीगल नोटिस की हमें बातें करनी होगी। लीगली नोटिस मींस नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल में अगर हम इसका मतलब देखें तो लीगल नोटिस मींस होता है नॉलेज या फिर इंटिमेशन ऑफ अ फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट, राइट। सो ये आपका मीनिंग है नोटिस का। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नोटिस की। नोटिस कितने तरीके के हैं। काइंड्स ऑफ नोटिस में आपको दो तरीके के नोटिस दिख रहे होंगे। फर्स्ट है एक्चुअल नोटिस और सेकंड है आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस को हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल नोटिस क्या होता है। देखिए, एक्चुअल नोटिस होता है जब एक्सप्रेसली किसी को नोटिस दिया गया होता है तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल नोटिस, राइट। एक्सप्रेसली यानी कि जब रिटन में किसी को नोटिस दिया गया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसली यानी कि रिटन में अगर किसी को नोटिस दिया गया तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल नोटिस। आप देखेंगे एक बार स्क्रीन पर, डायरेक्ट या फिर एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ अ फैक्ट। डायरेक्ट या express knowledge of a fact is known as actual notice. Direct या express knowledge अगर fact की होगी तो उसको हम कहेंगे actual notice. Knowledge of something, fact में कुछ भी हो सकता है जो कि suit से related हो, है ना, या हमारी transaction से related हो, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। सो एक्चुअल नोटिस के अंदर में आप देखेंगे एक बार, एक्चुअल नोटिस में है डायरेक्ट स्लैश एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ समथिंग या एक्सप्रेस नॉलेज, डायरेक्ट या एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ फैक्ट, राइट। सो ये है एक्चुअल नोटिस। अब हम बात करें कि एक्सप्रेस नोटिस जो है वो बाइंड करता है ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं। एक्सप्रेस नोटिस तभी बाइंड करेगा जब ये कंडीशन सैटिस्फाइड होगी। एक्सप्रेस नोटिस तभी बाइंड करेगा पार्टी को जब ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 1, इट मस्ट बी डेफिनाइट। जो नोटिस है वो डेफिनाइट होना चाहिए। डेफिनाइट यानी कि हियर से, यानी कि सुना सुनाया ना हो, प्रॉपरली उसमें रिटर्न, राइट। या रूमर नहीं होनी चाहिए। रूमर्स मतलब होता है ना अफवाह। तो जो नोटिस है वो डेफिनाइट होना चाहिए, हियर से और रूमर नहीं होना चाहिए। जो डेफिनाइट नोटिस होगा वो नॉलेज ऑफ समथिंग कंटेन करके रखेगा, उसी को ही हम एक्चुअल नोटिस बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टीज इंटरेस्टेड जो है उन्हीं पार्टीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर में हो नोटिस के अंदर, और जो पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, पार्टी जो इंटरेस्टेड थी ट्रांजैक्शन के अंदर, उसी को ही नोटिस गया हो। स्ट्रेंजर को अगर नोटिस चला गया तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो पार्टीज इंटरेस्टेड जो होंगी या पार्टीज रिलेटेड जो होंगी ट्रांजैक्शन से, सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये नोटिस दिया जाएगा। स्ट्रेंजर को ये नोटिस अगर दिया गया तो ये नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हुई, फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि जो आपका डेफिनाइट है, डेफिनाइट होना चाहिए नोटिस, नोटिस में कोई हियर से या फिर रूमर्स नहीं होने चाहिए, मतलब सुना सुनाया या फिर अफवाह नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली उसमें कंटेन कर रखा हो कि ये नोटिस दिया जा रहा है। और इसके बाद में स्ट्रेंजर को ना दिया गया हो, पार्टीज इंटरेस्टेड जो हैं उन्हीं के पास नोटिस पहुंचा हो या उन्हीं पार्टीज ने इस नोटिस को ड्राफ्ट किया या सेंड किया। ठीक है ना। थर्ड आपका जो कंडीशन है वो है रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ये जो नोटिस है ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू की चीजें नोटिस के अंदर लिखी हुई। रिलेटेड ट्रांसफर इन क्वेश्चन, मतलब कि जो भी ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का और वो ट्रांसफर क्वेश्चन में है, उस पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उसी से रिलेटेड हम उस नोटिस को शेयर कर रहे हैं, तो रिलेटेड ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें फालतू की बातें लिखी। तो जो भी ट्रांसफर क्वेश्चन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफर क्वेश्चन में है, उसी से रिलेटेड, उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसी ट्रांसफर से रिलेटेड वहां पर नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, थिंग्स की। वहां फालतू की बातों की कोई जगह नहीं होती है। तो नोटिस की 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन आपकी है डेफिनाइट, इट मस्ट बी डेफिनाइट, नॉट हियरसे और रूमर। और सेकंड आपका है कि जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं उन्हीं के पास ही नोटिस पहुंचे और वही पार्टीज इंटरेस्टेड जो हैं ट्रांजैक्शन में वो ही नोटिस दें, ना कि कोई स्ट्रेंजर नोटिस के अंदर में इन्वॉल्व हो। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिलेटेड ट्रांसफर इन क्वेश्चन, मतलब कि जो नोटिस है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, ट्रांसफर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर क्वेश्चन में है उसी से रिलेटेड नोटिस होना चाहिए, तो ये एक्चुअल नोटिस माना जाए। ठीक है ना। तो एक्चुअल नोटिस जो है हमारा, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, डायरेक्ट या एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ समथिंग इज नोन एज एक्चुअल नोटिस। यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जो एक्चुअल नोटिस के लिए दी गई। एक्चुअल नोटिस तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नंबर 1 डेफिनाइट, इट मस्ट बी डेफिनाइट। सेकंड है पार्टीज इंटरेस्टेड और थर्ड है रिलेटेड ट्रांसफर इन क्वेश्चन। राइट, अब हम अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ नोटिस की तरफ बढ़ते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, जो रिटर्न में क्रिएटेड नहीं है बट वो इक्विटी यानी कि समानता के ग्राउंड पर क्रिएट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज टोटली बेस्ड ऑन इक्विटी, राइट, इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आप स्क्रीन पर देखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इक्विटी। प्रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसका प्रिजम्पशन लॉ कैसे लेता है? कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं उसके लिए। मतलब जब कंस्ट्रक्टिव नोटिस लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये नोटिस या ये नॉलेज या ये फैक्ट सामने वाले पर्सन की पास होनी चाहिए, ये लॉ प्रिज्यूम करता है। ऐसा एक्सप्रेसली होता नहीं है, रिटर्न में नोटिस नहीं होता, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये नॉलेज या ये फैक्ट सामने वाले के पास होना चाहिए, उसी को वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का नाम दे देता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब माना जाएगा? कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के केस में। प्रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस नंबर 1 विलफुल एब्सटेंशन ऑफ इंक्वायरी या फिर सर्च। देखो, जिसके पास नॉलेज होनी चाहिए और एक्चुअल में नॉलेज होती है, वो जानबूझ
जानबूझ करके उस डॉक्यूमेंट को जो उसे नॉलेज दे सकता है वो रोकता है। अब डॉक्यूमेंट में वो इंक्वायरी को या सर्च को रोक सकता है। एब्सटेंशन, विलफुल मतलब जानबूझ करके, एब्सटेंशन मतलब कि रोकना इंक्वायरी या फिर सर्च को। जब कोई पर्सन जानबूझ करके किसी इंक्वायरी को या फिर सर्च को, जो कि अथॉरिटी कोई भी पर्सन कर रहा है जो ऑथराइज है, तो उसको इंक्वायरी करने से या सर्च करने से अगर विलफुली एब्सटेन कर रहा है पर्सन, तो ये मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है लॉ के थ्रू कि इस पर्सन को नॉलेज है और ये जानबूझ करके वो इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता जो कि एक नॉर्मल पर्सन ले सकता है। एक नॉर्मल पर्सन उन फैक्ट की नॉलेज ले सकता है और ये पर्सन जो है वो ऑब्वियस रिस्क जो इसको फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में जो ऑब्वियस रिस्क इसको होने वाला है इस नॉलेज ऑफ फैक्ट के से, इसे ये जानबूझ करके इंक्वायरी और सर्च के थ्रू रोक रहा है। जो इंक्वायरी और सर्च हो रहा है उसको विलफुली एब्सटेन कर रहा है, विलफुली रोक रहा है। अगर ये विलफुली रोक देगा तो इसको पता है कि फ्यूचर में जो ऑब्वियस रिस्क इसको होने वाला है वो रिस्क से ये बच सकता है। जबकि नॉर्मल पर्सन अगर कोई होगा तो वो पर्सन इंक्वायरी और सर्च चलने देगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये समझदार बन रहा है, इसे पता है कि इसका इंपैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए ये इंक्वायरी और सर्च रोक रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नॉलेज ऑफ फैक्ट इसके पास में ऑलरेडी है। तो फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस ये होगा जहां पर नोटिस नहीं दिया गया लेकिन फिर भी मान लिया गया कि सामने वाले के पास नोटिस पहुंच गया है, क्योंकि वो प्री प्लान करके बैठा है। उसको पता है कि अगर इंक्वायरी और सर्च हुआ तो उसके ऊपर में फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये अगर वो पहले से प्री प्लान कर रहा है और जानबूझ के इंक्वायरी सर्च रोक रहा है तो डिपार्टमेंट भी बहुत समझदार है और जो इंक्वायरी और सर्च कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं। तो लॉ मेकर ने ये सोचा कि भाई ऐसे शातिर लोगों के लिए हम ये मान के चलेंगे कि इसको नोटिस मिल गया है पहले से, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम मान लेंगे। मतलब इसको पहले से नॉलेज है फैक्ट, इसको अलग से नॉलेज एक्सप्रेस रिटर्न में देने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। सेकंड सर्कमस्टेंस है ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर कोई जानबूझ करके केयरलेसनेस कर रहा है, उसका नेचर उसने केयरलेसनेस दिखा दिया, लापरवाही दिखा दी कि भाई मैं भूल गया, मैंने नोटिस नहीं देखा, तो ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर वो कर रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा या प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि भाई नोटिस अगर रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली आपने उसको रीड तो किया होगा ना, आपको पता तो होगा डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास पहुंच गया तो आपने उसको रीड कर लिया है। तो अगर आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, इस तरीके का नेचर दिखा रहे हैं कि केयरलेसनेस हो रही है, नेग्लिजेंस हो गई, लापरवाही हो गई, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रॉस नेग्लिजेंस के केस में हम ये मानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया है, मतलब आपको नोटिस मिल गया है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, नॉलेज ऑफ फैक्ट आपके पास नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एज नोटिस। देखो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर रजिस्टर करवा दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, नोटिस बन जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट को अगर रजिस्टर करवा लिया जाए ना तो वो अपने आप में एक नोटिस का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कंपनी रजिस्टर करवा ली तो कंपनी रजिस्टर करवाने के टाइम पे अगर हमने कंपनी रजिस्टर करवा दी तो रजिस्ट्रेशन का मतलब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हमने रजिस्टर करवाए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वो अपने आप में ये होता है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर हो गई है। तो ये नोटिस क्या है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑफ फैक्ट जो हम लोगों को देना चाहते हैं। तो अगर कंपनी रजिस्टर हो गई है, उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में एक नोटिस है लोगों के लिए कि भाई ये कंपनी इस नाम से रजिस्टर हुई है, फलाने पर्सन ने इसको रजिस्टर किया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर हुआ वो अपने आप में एक नोटिस का काम करता है, वो अपने आप में बोलता है। वो बात है ना कि लिखा हुआ कागज सब कुछ बयां कर देता है, तो यहां पर भी सेम यही सिचुएशन है कि कागज पर जो लिखा है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देगा, वो अपने आप में एक नोटिस है, वो अपने आप में एक नॉलेज ऑफ फैक्ट है जो लोगों को अपने आप बोल देगा। मुंह खोल करके बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अलग से उसको बताएं कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट में लिखा है वो अपने आप में एक नोटिस है, ठीक है ना।
सो यहां पर आपका कुछ कंडीशंस हैं जहां डॉक्यूमेंट को नोटिस मान लिया जाता है, जहां रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को नोटिस मान लिया जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी है। वो कंडीशन क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट वो वाले एज नोटिस माने जाएंगे जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल हो, जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल हो, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होता है। वो डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाया तो वो अपने आप में नोटिस बन जाएगा, ठीक है ना, वो अपने आप में नोटिस मान लिया जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है रजिस्ट्रेशन एज नोटिस में फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड जो है वो है डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। वो डॉक्यूमेंट जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होंगे वो क्या मान लिए जाएंगे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिए जाएंगे। सेकंड, रजिस्ट्रेशन को हम तब कंस्ट्रक्टिव नोटिस रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम तब कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे जब सभी फॉर्मेलिटीज ड्यूली कंप्लीटेड होंगी, मतलब स्टैंपिंग वगैरह होगी, साइन होंगे, प्रॉपर अटेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होगा। तो ड्यूली फॉर्मेलिटी सभी जब ड्यूली कंप्लीटेड होंगी तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है नोटिस ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। देखिए, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो नोटिस सिर्फ और सिर्फ सब्सिक्वेंट यानी कि नेक्स्ट ट्रांसफरी के लिए होगा, ना कि पिछले सभी ट्रांसफरीज के लिए होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ए ने प्रॉपर्टी एक्वायर की, ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, ट्रांसफर की, बी ने सी को की, सी ने डी को की, तो यहां पर इतने सारे ट्रांसफरीज हैं। अब इन सभी ट्रांसफरीज के लिए तो नोटिस नहीं होगा ना, ये इनका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, इंटरेस्टेड पार्टीज है ही नहीं। अब तो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है? इंटरेस्टेड पार्टी अब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होगा। ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो नया ओनर होगा प्रॉपर्टी का, मतलब जैसे कि डी है, डी अपनी प्रॉपर्टी ई को ट्रांसफर करना चाहता है, तो इस केस में ई जो है वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के लिए ये नोटिस होगा। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहां पर जो ट्रांसफरी है उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है इस केस में। क्लियर है? सो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो क्या माना जाएगा? सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के लिए, मतलब नेक्स्ट ट्रांसफरी के लिए जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का नया ओनर है उसके लिए नोटिस मान लिया जाएगा। सो नोटिस ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, नॉट ऑल द प्रीवियस ट्रांसफरीज। पिछले वाले ट्रांसफरीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले वाले जो ट्रांसफरीज हैं वो तो अब जा चुके हैं, वो अब लीग से बाहर हो चुके हैं। अब तो जो नए ट्रांसफरी हैं उनके लिए ये नोटिस माना जाएगा, पुरानों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस ऑफ टाइटल। देखो, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सही में पोजेशन ले रखा है, एक्चुअल पोजेशन मतलब राइट टू यूज, अगर सही में उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस ऑफ टाइटल। भाई सच में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, आपने कोई प्रॉपर्टी अगर ले रखी है, ओनरशिप आपके पास है, तो सही में आपने अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रखा है, राइट टू यूज, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आप में नोटिस है। आपको जाकर के किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रह रहे हैं, दैट इज इनफ कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। सो एक्चुअल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज नोटिस ऑफ टाइटल। नेक्स्ट है नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। देखो, एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, इवन पार्टनरशिप एक्ट में भी बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो एक एजेंट अपॉइंट करता है अपने एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। प्रिंसिपल एजेंट को एक पर्टिकुलर वर्क के लिए अपॉइंट करता है और दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको नाम दिया जाता है एजेंसी। इनके बीच में एक अग्रीमेंट भी होता है जिसको हम एजेंसी अग्रीमेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल जो भी काम देगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एजेंट सारा वही काम करेगा, राइट? एजेंट सारा वही काम करेगा।
जो भी प्रिंसिपल ने उसको असाइन किया है वर्क, जो भी प्रिंसिपल ने एजेंसी के अंदर में उसको बताया है कि तुम्हें ये काम करना है, सो नोटिस अगर एजेंट को दिया गया तो वो प्रिंसिपल को ऑटोमेटिक दिया गया माना जाएगा। मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर पर्टिकुलर वर्क अगर कोई एजेंट कर रहा है तो कोई भी नोटिस अगर एजेंट को दे दिया जाए तो वो नोटिस प्रिंसिपल को दिया हुआ मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि एजेंट को नोटिस दिया तो मतलब प्रिंसिपल को भी दे दिया, अलग से प्रिंसिपल को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जहां पर नोटिस जो है एजेंट को दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिक ये इंप्यूटेड कर लिया जाता है कि वो प्रिंसिपल को भी नोटिस पहुंच गया क्योंकि एजेंट उसी के बिहाफ पर काम कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगी होती है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होंगी तो ही ये माना जाएगा कि एजेंट को नोटिस मतलब प्रिंसिपल को नोटिस। कंडीशन नंबर 1, नोटिस एक्वायर्ड बाय एजेंट। भाई जिसको प्रिंसिपल ने अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है उसी पर्सन ने नोटिस एक्वायर किया हो, ना कि किसी थर्ड पर्सन ने। कोई अदर पर्सन या अदर कैपेसिटी पे कोई पर्सन हुआ, उसने नोटिस रिसीव किया या एक्वायर किया तो वो नोटिस प्रिंसिपल को नोटिस नहीं माना जाएगा। मतलब नोटिस सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का जो अपॉइंटेड एजेंट है वो ही एक्वायर करे। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, जिस बिजनेस के लिए या जिस ट्रांजैक्शन के लिए अपॉइंट किया गया है एजेंट को उससे रिलेटेड नोटिस ही वो एक्वायर करेगा। ठीक है, किसी अदर बिजनेस या अदर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर नोटिस हुआ तो वो नोटिस एजेंट को नोटिस अगर आया तो वो प्रिंसिपल को नोटिस नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। इन दोनों के बीच जो रिलेशन हुआ था एजेंसी, जैसे 1 साल के लिए हुआ, 6 महीने के लिए हुआ, तो 6 महीने और 1 साल में जो नोटिस आएगा उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उस बिजनेस से रिलेटेड जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है, जिसके लिए एजेंट ऑथराइज्ड है, उसी से रिलेटेड वो नोटिस एक्वायर कर सकता है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी यानी साल या 6 महीने का जो एजेंसी का अग्रीमेंट हुआ होगा उसी के दौरान, एजेंसी के दौरान ही उसको वो नोटिस एक्वायर करना है, ना कि समय खत्म होने के बाद एक्वायर कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल का एजेंसी का अग्रीमेंट है और वो एक्वायर कर रहा है 1.5 साल बाद, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब तो एजेंसी का अग्रीमेंट ही फिनिश हो चुका है, अब डायरेक्टली प्रिंसिपल को नोटिस देना पड़ेगा, ना कि एजेंट को नोटिस दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है नोटिस में रेलेवेंट और मटेरियल फैक्ट होने चाहिए जो एजेंसी से रिलेटेड हो। नोटिस में रेलेवेंट और मटेरियल फैक्ट होने चाहिए जो एजेंसी से रिलेटेड हो। ठीक है ना, तो रेलेवेंट और मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू एजेंसी। नेक्स्ट, नॉट फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड बाय एजेंट। नोटिस जो है वो एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली छुपाया ना हो। नॉट फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड बाय एजेंट, कंसील मतलब छुपा लेना, तो फ्रॉड करने की इंटेंशन से एजेंट ने नोटिस को फ्रॉडुलेंटली कंसील ना किया हो, एक ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन सारी फुलफिल हो जाएंगी तो एजेंट को दिया गया नोटिस मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल को दे दिया है। ठीक है, अलग से प्रिंसिपल को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है। ओके, सो ये आपका था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था, होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना। बहुत इजी वे में वैसे मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स की। क्या एजेंसी का कोई रिलेशन पार्टनर्स के अंदर भी होता है? पार्टनरशिप नाम सुना है ना आप लोगों ने, मिलकर के साथ में जो बिजनेस करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। सो पार्टनर्स के पार्टनरशिप के अंदर में एक और अनदर पार्टनर, मतलब वन और अनदर पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, सो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पार्टनर्स एजेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। तो मतलब अगर किसी एक पार्टनर को नोटिस देना हो तो दूसरा पार्टनर उसका एजेंट होगा, दूसरे को भी आप हैंडओवर कर सकते हैं नोटिस। ठीक है ना, इसका ये मतलब निकलता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नोटिस ये है, पॉइंट नंबर 1, इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है। इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है ये, मतलब समानता के बेसिस पर दिया गया है कि कोई भी किसी का कुछ बेनिफिट बिना कुछ किए नहीं ले सकता है, तो इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस में फर्स्ट है इक्विटेबल डॉक्ट्राइन है, समानता मेंटेन करके रखता है सबके बीच में,
मतलब कि आपको नॉलेज मिल गई है तो आप जानबूझ के ये नहीं बोल सकते कि मुझे नॉलेज नहीं मिली है। नेक्स्ट है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब कि जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसके ट्रांसफर को वैलिड दिखाता है, वैलिड बनाता है, ठीक है। सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी। नेक्स्ट है अगर नोटिस में कोई भी डिफेक्ट पाया गया तो जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। सो ये हमारा आज का टॉपिक था डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से रिलेटेड। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो या ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ही लेकर के आऊं जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।